8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने की तैयारी, पड़ोसी देशों को न्योता। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग का दिया था आदेश। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा यूपी को ज्यादा पानी छोड़ने की मांग की। सीएम योगी की बड़ी बैठक आज, सभी आला अधिकारियों ने किया तलब, हर एक विभाग के काम की करेंगे समीक्षा। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय, चुनावी प्रदर्शन होगा पैमाना। दिल्ली हाईकोर्ट का आम आदमी पार्टी को नोटिस से 15 जून तक खाली करना होगा दिल्ली का पार्टी ऑफिस। आप ऑफिस खाली करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होगी भारी बारिश। 10 दिन में एमपी में मानसून आने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी की आज अहम बैठक होनी है और सीएम योगी आज अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में सभी अधिकारियों को भी बुलावे की बात सामने आई है। बैठक में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। 3 महीने के हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीन महीने के अंदर यहां पर कई बड़ी चीजों को लेकर होगी बातचीत। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के लिए बुलाए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, सीएम योगी की आज अहम बैठक होगी। तो आज होगी सीएम योगी की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। तो बैठक में सभी आला अधिकारियों को बुलाया गया। तीन महीने के हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी आज करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। बैठक में कई अहम चीजों को लेकर होगी बातचीत। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी अहम बैठक। अधिकारियों के साथ में कई अहम मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज अहम बैठक होनी है। तीन महीने के हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संदीप, चुनाव नतीजों के बाद में ये बैठक हो रही है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम चीजों को लेकर बातचीत होने वाली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार के लोकसभा के चुनाव लगभग काफ़ी लंबे गए हैं, लगभग जो है इसका समय की अगर बात करते हैं, लगभग 2 से ढाई महीने के आसपास चुनाव चला है। और इस बीच जब चुनाव आचार संहिता लग गई थी, तब से जो है इन विभागों की ना कोई समीक्षा बैठक हो पाई थी, ना ही अधिकारियों से सीएम की योगी आदित्यनाथ की कोई वार्ता हो पाई थी। तो हालांकि जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी चरम सीमा पर है, तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, समस्याएं बड़ी आ रही हैं लोगों के अंदर की, वहाँ की जनता की समस्याएं हैं वो सामने
सामने देखने को मिल रही है। तो तमाम समस्याओं को लेकर के जहां पर ट्यूबवेल खराब पड़े हुए, बहुत सालों से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, जिनके कारण जो है जनता परेशान है, लोगों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से राशन में कालाबाजारी हो रही है, तमाम ऐसी शिकायतें जो सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल रही थी, इसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है एक ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई विभागों के जो पिछले 3 महीने का जो काम हुआ है, उस काम का पूरा लेखा जोखा जो है वो मांगा गया है। इसके साथ साथ तमाम और भी चीजें थी जो देखने को मिली हैं, क्योंकि कई विभागों के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों को बुलाया गया था, और इन अधिकारियों को बुला करके बहुत सी चीजें हैं जिनका जो है समीक्षा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से विभागों में लगातार जो है कामकाज हो रहे थे, चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अधिकारी जो है मंत्री जो है वो विभाग में नहीं पहुंच पा रहे थे। लगातार उन मंत्री जो भी जिन विभागों के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं मंत्रियों की, वो भी लगातार इस लोकसभा के चुनाव के दौरे पे थे, और चुनाव के दौरे पर रहते हुए वो चर्चाएं नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई विभागों के अधिकारियों को बुलाया है, और बुला करके अपने तरीके से जो अपने अंदाज में जो है आज उनसे बातचीत की है, और इसके साथ साथ कार्यों को समीक्षा की है। साथ ही साथ में बढ़ते जल स्तर को कैसे और बढ़ाया जाए, सिंचाई के लेकर के किसानों को कैसे पानी मिल सके, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के इस बात पे जो है समीक्षा की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से साझा की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर विभागीय कामकाज और भेड़ों को लेकर अहम बातचीत की गई है, और सीएम योगी की अहम बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। लखनऊ से बड़ी खबर। यह अहम खबर आपको हम बता दें, बैठक में सभी आला अधिकारियों को बुलावा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बैठक की बात सामने आई है। जेपी नड्डा के घर पर होगी बैठक, बीजेपी के टॉप लीडर्स बैठक में शामिल होंगे। 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव है, तो 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी के टॉप लीडर्स को बुलावा, 8 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव। बड़ी जानकारी, और लगातार अब इसको लेकर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर बैठक की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां तैयारियों को लेकर बैठक की बात सामने आई। और इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब शपथ ग्रहण को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि 8 जून को संभव है कि शपथ ग्रहण हो। अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी, उसके बाद अपनी बात शुरू कीजिए। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि बिल्कुल अभी का अपडेट है। जेपी नड्डा के घर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। यानी अभी एक और मीटिंग जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक होगी। यानी शपथ ग्रहण समारोह जो 8 जून को होना है, प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने की तैयारी चल रही है, उससे पहले एक और बैठक होनी। शाम को भी जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक होनी है, जिसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये है कि लगातार केंद्र में सरकार तीसरी बार मोदी की अगुवाई में बनाने के लिए तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसके मद्देनजर बैठकों का दौर लगातार जारी है। और अगर जहां तक देखा जाए, जो 7 जून को संसदीय दल बैठक होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, सभी सांसद पहुंच रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, और उसमें उनको संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके साथ ही साथ पूरे एनडीए की भी एक बैठक होगी, उसमें सभी घटक दलों के जितने भी सांसद जीत के आए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमानों को भी न्योता दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उन सभी तैयारियों को लेकर भी जो बैठकें हैं वो हो रही हैं, और इन बैठकों में ही उस पूरे हम कह सकते हैं कार्यक्रम को लेकर जो मंथन होना है वो इन्हीं बैठकों में होगा। गरिमा, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में यानी तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है एनडीए की सरकार के तौर पर,
प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर यानी तीसरी बार फिर शपथ लेंगे, उसके लिए पड़ोसी देशों को भी के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया है, उनके तरफ से कंफर्म भी कर दिया गया है, वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री तेमांग को भी आमंत्रित किया गया, वहां से भी कंफर्म हो गया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कंफर्म कर दिया और वो कल वहां से बांग्लादेश से दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और 8 जून के दोपहर को वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बताते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे को भी निमंत्रण खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके दिया था, उन्होंने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो भी भारत पहुंच रहे हैं। इस लिहाज तो मॉरिशस को भी संपर्क किया जा रहा है, मॉरिशस के भी राष्ट्रपति भारत में पहुंच सकते हैं और प्रधानमंत्री की जो मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण होगा उसमें वो हिस्सा ले सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग सबको निमंत्रण भेजा गया है और ज्यादातर देशों ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है और यहाँ तक भी बांग्लादेश और नेपाल से ये कंफर्म भी हो गया है कि वहाँ के दोनों राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना होने वाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी के टॉप लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर जहां पर जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक होने की बात सामने आ रही है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में होगी बैठक। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नतीजों के बाद ये पहली बैठक, हालांकि यूपी की ओर से बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उठाना पड़ा और अब जब ये बैठक होगी तब उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, काफी अहम होगा। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज शाम पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि चुनावी नतीजों में उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान एनडीए को, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब इस झटके के बाद, चुनावी नतीजों के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये बहुत अहम होगा। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और नतीजों के बाद दिल्ली का ये पहला दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन नतीजों के बाद सीएम योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक तरफ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार जुड़ चुके हैं और लखनऊ से संदीप मिश्रा हमारे साथ में। सबसे पहले लखनऊ से संदीप का रुख कर लेते। संदीप, चुनावी नतीजों में उत्तर प्रदेश ने कहीं ना कहीं बहुत निराश किया भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा, ज्यादा नंबर्स उत्तर प्रदेश के पास थे और जो नुकसान हुआ वो भी ज्यादा नंबर्स का हुआ। यही वजह है कि आज जब एनडीए सरकार बनाएगी भी तो कहीं ना कहीं दूसरों के भरोसे या मिलजुल कर एडजस्ट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इन बैठकों में? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 महत्वपूर्ण सीटें थी और बड़ी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। लेकिन आज के कम दौरे की अगर बात करते हैं तो आज चुनाव नतीजे आने के बाद से पहली बार दिल्ली जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात होगी उनकी और कल जो है सभी सीएमओ को बुलाया गया है जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है उनको दिल्ली बुलाया गया है, तो वो भी उसी बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। लेकिन खास है कि जिस तरीके से उत्तर
उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं इस बार चौंकाने वाले नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो उम्मीद नहीं थी यहाँ उत्तर प्रदेश में कि ऐसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से लेकर के हवाई जहाज तक यात्रा किया है और लगातार दौरे करते नजर आए। चाहे उनके पूरी कैबिनेट हो वो लगातार दौरे करते नजर आ रहे थे, या जो बड़े स्टार प्रचारक थे वो लगातार उत्तर प्रदेश में रुके हुए थे, दौरे कर रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर के। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाह रही थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर समझ रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगभग 100 से अधिक दौरे जो है वो उत्तर प्रदेश के जनपदों में किया है। एक एक दिनों में 3-3 जनपदों का जो है लगातार उन्होंने दौरा किया है। तो ये माना जा रहा था कि इस बार के जो रिजल्ट होंगे वो 2019 के चुनाव से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं वो निराशाजनक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर भाजपा की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे लेकर के जिस दिन रिजल्ट आने थे उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सबको बुलाया गया था, साथ में संगठन मंत्री को भी बुलाया गया था। लेकिन अब जो है दिल्ली में जो होने वाली कल जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। क्या इशारा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव की संभावना बनाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कामकाज चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। माना जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाई जा रही कि इस बार के जो रिजल्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश से खासतौर पर नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो उम्मीद थी वो उम्मीद से खरी उत्तर प्रदेश के रिजल्ट जो है वो सामने नहीं निकल के आ पाए। लेकिन ऐसे में यह माना जा रहा है कि भूपेन्द्र चौधरी का जो एक नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो नाम था वो हटाया जा सकता है, वहां पर किसी दूसरे को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर दी जा सकती है। ये मेरे अपने सूत्र कहते हैं, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से अब दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साफ चीजें ये हैं कि दिल्ली का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ होगा, और इन नतीजों के बाद जो बैठक हो रही है, इन बैठकों के बाद जो इनका परिणाम निकलकर सामने आएगा उसके भी काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। अखिलेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अखिलेश जी, आज दिल्ली में अहम बैठक है, बताया जा रहा है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। देखिए, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर बाजी मार ली, या फिर उत्तराखंड में 5 सीटों पर जीत मिल गई। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश ही था जिसने निराशा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जरूर, और वो भी बहुत बड़ी पहुंचाई है। तो अब जब बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद इस बैठक के साइड इफेक्ट्स आप किस तरीके के देख पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अखिलेश जी, अनम्यूट कीजिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। बोलिए दिल्ली में जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में आज बैठक होगी। उस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 में आए हैं उनसे बेशक बीजेपी को निराशा हाथ लगी है, और इसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचेंगे तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने का उनका है, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए की अगुवाई में, तो उस तरह के लिए उनको भी बधाई देंगे, और साथ ही अमित शाह से भी मिलने का उनका प्रोग्राम बताया जा रहा है। तो इस साथ ही जो एनडीए की बैठक होगी उसमें संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा, और तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो बैठकें होंगी उन बैठकों में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल की बोर्ड की बैठक होगी उस बैठक का भी हिस्सा रहेंगे। और अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो निराशा हाथ लगी है उत्तर प्रदेश से, तो उस पर लेकर योगी आदित्यनाथ क्या वहां पर अपना सफाई देते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश से क्या माहौल है, क्या रहा है, क्या पक्ष अपना रखते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आज पहुंचेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मुलाकात करेंगे तो उस दौरान उनको जीत की बधाई के देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हुई हार और जो कम सीटें आई हैं उनका अपना रिपोर्ट कार्ड भी सौंप सकते हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर अहम बैठक होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री की अहम बैठक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे आज, और नतीजों के बाद ये पहला उनका दिल्ली दौरा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें।
और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालयों की डिमांड कर डाली है। नीतीश ने जेडीयू के लिए 3 मंत्रालयों की डिमांड की है और रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग उठाई गई है नीतीश कुमार की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अब बड़ी मुश्किल होगी लोगों के साथ में एडजस्ट करना, क्योंकि नीतीश कुमार की जो डिमांड लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। 3 बड़े मंत्रालयों की मांग नीतीश कुमार की ओर से कर दी गई है। यह अहम खबर आपको बता दें, रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग उठाई गई है। देखिए, अब अलग अलग जो डिमांड्स हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ये बड़ी बाजी मारी और 3 मंत्रालयों की डिमांड यहां पर एनडीए से कर दी गई है। रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की ओर से उठाई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार की ओर से 3 मंत्रालयों की डिमांड किए जाने की बात सामने आई है। तो देखिए, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की ओर से उठा दी गई है और रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार ने एनडीए से मांग कर ली है। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, देखिए, वही बात हम पहले भी कर रहे थे कि अब एडजस्ट करना मुश्किल होगा एनडीए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दोबारा भी प्रधानमंत्री बनने, तो सबको साथ लेकर चलने की जो आदत अब तक प्रधानमंत्री को नहीं हुई, वो अब डालनी पड़ जाएगी, क्योंकि देखिए, नीतीश बाबू ने पहले ही 3 बड़े मंत्रालयों की मांग कर डाली है। गरिमा, आपको बता दें कि सरकार का भले ही अभी गठन नहीं हुआ, 8 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे एनडीए के नेता के तौर पर, लेकिन आप देखें किस प्रकार से सहयोगी दल एनडीए के हैं, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और प्रेशर पॉलिटिक्स तरह के मंत्रालयों की मांग। जहां तक बात जेडीयू की है या नीतीश कुमार की है, तो उनके तरफ से जो 3 मंत्रालय मांगने की बात चल रही है, रेल, कृषि और दूसरा, अगर हम देखें कि अगर इसी प्रकार अगर कर्नाटक से देखा जाए तो जेडीएस के तरह से भी 2 मंत्रालय मांगेंगे। मतलब पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमार स्वामी अपने लिए कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं, साथ ही वो अपने बहनों या कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के दामाद जो है, उनके लिए वो स्वास्थ्य मंत्रालय मान लें, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी चुनाव जीते। तो इस लिहाज से देखा जाए कि एक मंत्रालय पर 2 पार्टियों ने दावा ठोक दिया। अगर नीतीश कुमार इधर जेडीयू की तरफ से कृषि मंत्रालय पर दावा ठोक रहे हैं, तो अगर कर्नाटक से देखा जाए तो जेडीएस यानी जनता दल सेकुलर की तरफ से एच.डी. देवगौड़ा ने भी अपना दावा ठोक दिया है कि उनके बेटे एच.डी. कुमार स्वामी जो सांसद कर्नाटक से चुने गए हैं, उनको कृषि मंत्रालय दिया जाए और उनके दामाद को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि वो डॉक्टर पेशे से आते हैं। तो लिहाजा ये देखा जाए कि जब सरकार का गठन होगा केंद्र में, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मंत्रालयों की संख्या ज्यादा मांगी जा रही और मन मुताबिक यानी मलाईदार और अच्छे मंत्रालयों की भी मांग लगातार सहयोगियों के द्वारा की जा रही। तो इसे एक तौर ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उसके जो सहयोगी दल हैं वो अपनी मर्जी से ही मंत्रालय मांगते हैं, उनकी संख्या भी अपने हिसाब से मांगते हैं, क्योंकि कोई भी सहयोगी दल अब नहीं चाहता है कि यहाँ पर हम कोई बार्गेनिंग में पीछे रहे। क्योंकि जब 1970 सरकार थी, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार का अगुवाई कर रहे थे। उस दौरान कोई सहयोगी दल मंत्रालय का नाम बताना, मंत्रालय की संख्या बताना, ये भी कहता था कि हमको सरकार में शामिल कर दिया है। लेकिन 24 के जो नतीजों ने ऐसा उलट कर दिया है के तौर पर नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे और सरकार की अगुवाई करेंगे, तो बेशक उनके लिए बेहद कांटों भरा ताज इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी की प्रेशर और दबाव में काम करने की कार्यशैली के लिए नहीं जाने जाते। लेकिन जो 24 में सरकार अब उनकी बन रही है, तो उस सरकार में वो बिल्कुल दबाव में काम करेंगे। इससे लगता है कि इसमें ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक टिकने की उम्मीद बेहद कम नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी बने रहेगा। देखिए, इसी तरीके की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले दर्शकों को वो भी बताते हैं। और खबर यह है कि टीडीपी की ओर से भी सरकार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। टीडीपी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एनडीए का संयोजक पद मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए, डिमांड लिस्ट जो है वो लगातार अलग अलग सहयोगी दलों के सामने आती जा रही है। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन करेगी, यह बड़ी जानकारी। सरकार की मुश्किलें टीडीपी ने भी बढ़ा दी है। एक तरफ नीतीश बाबू 3 बड़े मंत्रालयों की मांग कर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टीडीपी ने स्पीकर पद मांगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, एनडीए का संयोजक पद मांगे जाने की बात भी सामने आ रही है। तो देखिए, ये बड़े पदों की डिमांड जो है वो टीडीपी की ओर से करके सरकार की मुश्किलों को बढ़ाए जाने की कोशिश की गई है। अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, नीतीश बाबू को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन टीडीपी की ओर से भी कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है।
बिल्कुल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से आने वाले नेता चंद्रबाबू नायडू टीडीपी यानी वहां से उन्होंने में 16 सीटें जीती और 16 सीटें जीतने के साथ वो एनडीए में, पहले भी वो एनडीए की सरकार में रह चुके हैं। अगर वो देखा जाए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में बनी थी तो उन्होंने बतौर टीडीपी के नेता के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समर्थन दिया था। तो उम्मीद ये भी जता जा रही है कि जब बार्गेनिंग इस बार 24 में चल रही कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी तो यहाँ पर भी वो बार्गेनिंग में पीछे नहीं रहेंगे। और जहां तक सवाल है कि बाहर से समर्थन दे सकते हैं तो ये भी बता दें कि वो स्पीकर की पद की मांग कर रहे हैं। दूसरा वो है कि सड़क परिवहन मंत्रालय की मांग कर रहे हैं और इसके अलावा 16 उनके मंत्री हैं तो मंत्रियों की संख्या भी और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है सबसे बड़ा कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू भी किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ अच्छे और भारी भरकम विभागों की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो पद है स्पीकर उसकी भी मांग कर रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी वो 14 और 19 वाली सरकार तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि दबाव में जरूर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। जैसा कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई हैं और जिन तैयारियों के तहत लोगों को पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, इन सब मद्देनजर देखा जाए तो इस बार 8 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने तो जा रहे हैं, लेकिन प्रेशर उनके लिए कम नहीं है और कांटों भरा ताज जैसा ही इस बार का कार्यकाल हो सकता है। गरिमा, बिल्कुल मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखिए शपथ ग्रहण से पहले ही जो यहाँ पर राजनीतिक हेरफेर होगा वो देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए एक तरफ एनडीए में टीडीपी की ओर से अहम डिमांड की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार भी लगातार बड़े मंत्रालयों का सपना संजोकर बैठे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां टीडीपी ने भी मोदी सरकार के मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बड़ी डिमांड जो है वो लगातार सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई थी, उसका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बिजली के खंभे से टकराया अनियंत्रित ट्रैक्टर। खंभा गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, खंभा गिरने से महिला की मौत हुई। पुलिस की जानकारी से हो रहा अवैध खनन। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर है, जहां पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लग गई। पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की है। एक दरोगा को भी गोली लगी है और घायल हो गया है। फरार बदमाश को तलाशने में पुलिस जुट गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, घायल दरोगा और एक बदमाश अस्पताल में भर्ती है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में मुठभेड़ होने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर, पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश फरार हो गया है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज दिनांक 5 जून 2024 को थाना इज्जत नगर पुलिस द्वारा नैनीताल रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रोड नंबर 8 केंद्रीय विद्यालय के निकट कुछ बदमाश, जो कि थाना इज्जत नगर में पूर्व में हुई लूट की घटना से संबंधित हो सकते हैं, वहां खड़े हैं। इस सूचना पर जब थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश वहां से भागने में सफल रहा है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बदमाश के पास से सोने के कुंडल, एक तमंचा और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। जो अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहा है
उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगवा दी गई है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पकड़े गए बदमाश जिसका नाम फैजान खान जो कि निवासी थाना प्रेमनगर का है, उस पर आर्म्स एक्ट, चोरी एवं मारपीट के कुल मिलाकर 5 मुकदमे हैं, पहले से पंजीकृत हैं। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अगली खबर का लखनऊ से रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नतीजों के बाद सीएम योगी के अधिकारियों के साथ में भी बैठक हो रही है। अपर मुख्य सचिव के साथ भी बैठक, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार बैठक में मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, नतीजों के बाद सीएम योगी की अहम बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपर मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद। सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार भी बैठक में मौजूद। और अगली खबर आपको चंडीगढ़ से बताते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस बीच अहम खबर, जहां पर विधायक पद का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से जीते हैं उपचुनाव। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लीलाराम गुर्जर, सत्यप्रकाश जरवाता भी विधानसभा में मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, चंडीगढ़ से खबर, जहां पर विधायक पद का शपथ ग्रहण समारोह। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से जीते हैं उपचुनाव। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता दें, तेज रफ्तार पिकअप पलटने से ग्रामीण की मौत होने की बात सामने आई है। हादसे में महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हादसे में महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर घायलों का हाल जानने पहुंचे
एसडीएम। मोतीपुर थाना क्षेत्र के कुड़वा पेट्रोल टंकी के पास की ये पूरी घटना है। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से ग्रामीण की मौत। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर फांसी पर लटका मिला दंपत्ति का शव। तो दंपत्ति का शव फांसी पर लटका मिला है। कानपुर से खबर। घरेलू विवाद के चलते दोनों ने आत्महत्या की और संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों में हुई थी कहासुनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के वधासा गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों में कहासुनी हुई थी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बागपत से खबर है, जहां 8 साल की मासूम का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मस्जिद में पढ़ने गई थी मासूम। सरदर्द होने पर घर के लिए निकली थी। तलाश के बाद भी नहीं लगा था मासूम का कोई सुराग और थाने से 200 मीटर की दूरी पर मिला मासूम का शव। बच्चे के पिता बिनोली थाने में है होमगार्ड और 112 पर तैनात हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो यह आम खबर, बच्चे के पिता बिनोली थाने में होमगार्ड हैं, 112 पर है तैनात। आपका नाम? मेरा नाम रियाज है जी। जी बिनोली मेरा रिश्तेदार है अख्तर। वो बिनोली थाने में होमगार्ड है जी। 112 पे आजकल ड्राइवर की ड्यूटी पर काम कर रहे हैं जी। तो मेरी भांजी है, मामा हूँ मैं बच्ची का। वो करीब 3:45 बजे घर से मस्जिद के लिए गई थी पढ़ने। दोनों बहन भाई गए थे। वो लड़की मस्जिद जाके सिर में दर्द था, वापसी आ गई। मस्जिद से वापसी आ गई लेकिन घर नहीं पहुँची। थाना बिनौली में कल शाम को 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 8 वर्षीय बच्ची है जो मस्जिद में पढ़ने के लिए आई थी और अपने घर नहीं पहुंची है, वो गायब हो गई है। तत्काल थाना बिनौली पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आज जानकारी प्रातः हुई कि उसकी डेड बॉडी एक मकान के पीछे मिली है। ऐसी स्थितियों में डेड बॉडी है जिस लग रही है उसकी हत्या की गई हो। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारी 3 टीमें इस पूरे घटनाक्रम में लगी हुई हैं। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसको हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। उसमें तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई इसमें करके घटना वर्कआउट करेंगे। उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट के फैसले को लेकर चर्चा जोरों पर है। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को यहां से मात दी थी। रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट के फैसले को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी की स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को यहां से हराया था। गांधी परिवार की वफादार किशोरीलाल शर्मा ने जीत का सेहरा गांधी परिवार और अमेठी के लोगों के सिर बांधा। ये जो जीत हुई है ये गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है और ये जो जनता ने मेरे कंधों पे बहुत भारी एक जिम्मेवारी दी है, एक एहसान है मेरे ऊपर, मैं उसको पूरा उतारने की कोशिश करूँगा। जनता ने प्यार दिया है, मैं उनको भी प्यार ही दूँगा। 4 दशक से आप अमेठी को समझ रहे हैं, अमेठी में काफ़ी काम किया है। अब किस तरह से कौन से बड़े काम हैं जो अमेठी में? नहीं, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है सेंटर में तो हम जो रुके हुए काम थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ चालू थे तो हम उनको निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जीतने के बाद यहाँ कोई काम नहीं किया, इस वजह से वे हार गयीं। क्या क्या वजह रही हार की? वजह इनकी बस विकास न होना और जुमलेबाजी, झूठ बोलना, कोई काम न करना, इनका हार और यहाँ तानाशाही करना। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाखुश थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने भी उसे फायदा दिलाया। जाति का समीकरण नहीं था, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिल करके एक तरफा जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ और संविधान के खिलाफ जो हो रहा था अत्याचार, उस पर जो है सब लोग एकजुट हुए और यूपी में अच्छी बढ़त के साथ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लोगों ने सहयोग किया। अमेठी की मशहूर चाय की दुकान के मालिक किट्टू के मुताबिक स्मृति ईरानी का 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारना चौंकाता है। ज्यादातर लोगों का अंदाजा था कि वे हारेंगी, लेकिन कम वोटों से। हार ये जो इस बार ये जनता ने चुना है, अब जो है ये बहुत एक्चुअली अगर देखी जाए तो बुरी हार है। एक प्याले ने वजीर को मात दी, इससे सबक लेना चाहिए और अब उनको जो है मैदान में उतर करके जनता के प्रति जा करके उनसे पूछना चाहिए क्या गलतियां हुई हैं। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी से जीते और फिर 2009 और 2014 में भी उन्होंने ये सीट जीती। उनसे पहले उनकी मां सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से जीती थीं। राहुल के पिता पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने अमेठी से लगातार 4 चुनाव जीते, जबकि राहुल के चाचा दिवंगत संजय गांधी ने 1980 में यहां से जीत हासिल की थी। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हार और जीत पर मंथन शुरू हो गया है। स्थानीय जनता चाय की दुकान व पान की दुकान पर अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा कैसे हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बना, राम पथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई। तो फिर आखिर फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा क्यों हारी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मंदिरों के शहर अयोध्या में हर तरफ फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुए बड़े उलटफेर की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मौजूदा बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को यहां बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1990 के दशक से अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का आधार रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक अयोध्या और उसके आसपास के गांवों के लोगों की नाराजगी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कलह, ये कारण बनी उनकी हार का। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हुई है। गलियारा बनाने और शहर को सजाने के लिए लोगों के घर और दुकानों को ढहाया गया था।
कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया। क्या वजह है यहाँ? वजह है कुछ मुआवजा लोगों को ना मिलना, लोगों को आपसी सामंजस्य ना बैठा पाना, रेलिंग का मुद्दा भी था। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं। बहुत इसमें रोष है लोगों से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लल्लू सिंह ने प्रचार की कोई असरदार मुहिम नहीं चलाई। वे वोटरों को घरों से नहीं निकाल पाए। विकास जब होता है तो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। रातों रात पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अनुमानित 35,000 ऐसे मत जो हर वर्ष पड़ते हैं, अब की बार नहीं पड़े। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या में बीजेपी हार गई। समारोह में शामिल नहीं होने के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। मंगलवार को घोषित नतीजों में अयोध्या से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच दिल्ली से खबर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई दी गई है। राष्ट्रीय मुख्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को जीत की बधाई दी है। सपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को जीत की बधाई दी है। तो सपा कार्यकर्ताओं की ओर से अखिलेश यादव को जीत की बधाई दी गई। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को जीत की बधाई दी है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो चुनाव खत्म होते ही शुरू हुआ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर अहम जानकारी। रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेडियो संवर्ग भर्ती को लेकर अहम खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर अहम खबर। रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, नतीजों के सामने आने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग लगातार दर्शनार्थियों की ओर से की जा रही है। देखिए गरिमा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर तमाम जो अभ्यर्थी है उनका प्रदर्शन इसी बात को लेकर के है कि साल 2022 में जो भर्तियां निकली थी, प्रधान परिचालक, यांत्रिक और सहायक परिचालक, ये सभी रेडियो संबंध के मामले में भर्तियां निकली थी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड में और बीटेक जो कर चुके थे युवा, उनको लेने की बात कही थी पुलिस बोर्ड से अपने भर्ती विज्ञापन थे और उन सभी का सभी तरीके से एक कहा जाएगा कि जो भर्ती की जो प्राथमिकताएं होती है उसको पूरा कर लिया गया, लेकिन सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से दिया गया। क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म होने के बाद अभ्यर्थी इस उम्मीद में है कि जो उनकी भर्तियां है उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, उसका चयन किया जाए, क्योंकि फिजिकल और जो रिटन टेस्ट है उन्होंने उनका कहना है वो पूरी तरीके से निकाल लिए गए थे और इंतजार इस बात का था कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उनको दर्शाया जाए कि किस तरीके से जो भर्तियां थी, किस तरीके से कौन लोग सफल हुए हैं, उनको चयनित करना है, उनको चयनित करके रिजल्ट निकाला जाए। तो उसी रिजल्ट का इंतजार लंबे समय था। क्योंकि पिछले 3 महीने पहले चुनाव चल रहे थे और चुनाव के चलते किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो पा रहा था। जो भर्तियां थी, जो विज्ञप्तियां थी, वो पूरी तरीके से अच्छी हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद युवाओं को पिछले बार उम्मीद होती कि उनकी जो भर्तियां लंबे समय से अच्छी हुई है उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसी को लेकर के जो सैकड़ों अभ्यर्थी है वो लखनऊ की विधानसभा के पास जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो कार्यालय है वहां पर अधिकारियों को मिलने पहुंचे थे, लेकिन लोकल पुलिस ने उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया और उनका कहना है कि अभी आचार संहिता चल रही है, अभी किसी भी तरीके का प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन लगातार पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जो अभ्यर्थी है वो इस बात को लेकर के अड़े हैं कि भर्ती बोर्ड के जो डीसी है, एडीसी है, उनसे मिल करके वो अपनी बातें साफ करना चाहते हैं और जिस तरीके से अभ्यर्थी बैठक को हाथों में लेकर के पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग सीधे यही है कि लंबे तौर से जो भर्तियां रुकी हुई है उनको बहाल किया जाए। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उनको साफ किया जाए, समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा, लेकिन यूं ही बातों से बचते रहना एकमात्र विकल्प नहीं होता, क्योंकि युवा है और लंबे समय से वो लोग बेरोजगार है। तो इस 2024 के चुनाव के बाद में एक सबसे पहला जो प्रदर्शन है वो सीधे उत्तर प्रदेश से लखनऊ में देखने को मिला है और सीधे युवाओं की मांग है जो लंबे समय से जो उनकी नौकरियां अच्छी है उनको फिर से बहाल करके उनको ज्वाइन कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ चुनाव खत्म होते ही प्रदर्शन। हम कोई अधिकार नहीं, यहाँ अपने हम अधिकार की लड़ाई लड़ने हम इस बात के लिए नहीं आए कि हमको एलिजिबल करो। हम पहले से एलिजिबल थे, अब हमारे अधिकार का वायलेशन हुआ है, हमको उठा के फेंक दिया गया है, इसलिए हम आए हैं। हमारे पास नोटिस है, हमारे पास। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हुआ। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन किया गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर किस तरीके से बड़ी संख्या में पहुंचे। चुनाव खत्म होने के बाद ये भर्ती को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। राव बीटेक के यूपीपी हेड ऑपरेटर, इनकी ओर से अहम बातें देखिए, कुछ खास संदेश के साथ जो पोस्टर्स हैं वो भी उन्होंने ले रखे हैं। और चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। आज हम ज्ञापन देके डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उनके सचिव से बात हुई, हम ये ज्ञापन देके वहाँ पर आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आश्वासन किया है, इस बात का दिया है कि आपका अधिकार है अपनी बातों को रखने का। क्या इस देश में, क्या इस उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में क्या इस बात का दिन बैठने दिया जाए? हम अपनी बातों को रखें। भारतीय बोर्ड 3 आदमी जाएंगे, बस मैंने एक बार बता दिया आपको। भारतीय बोर्ड के साथ और भारतीय बोर्ड ही नहीं जाएंगे, अंदर जाएंगे। अंदर की बात नहीं है, सब हम बता रहे हैं वहाँ सारे आप जहाँ आपकी बातों को हम मानने बता रहे हैं। मैंने बता दिया, नहीं आए हम। हमारी मांग यही है कि जैसा
भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2021 में जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा। और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप RTI में आपने बोला, आपने IGRS में बोला, आपने ऑफिशियल आके बोला, वर्तमान DG ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे एक भर्ती बोर्ड के एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरी हायरार्की में बीटेक का ही नहीं है। क्या उच्च योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या PhD करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना अभिशाप है? अगर है तो अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को, कि आगे से हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। आप भर्ती बोर्ड क्यों आए हैं? हम भर्ती बोर्ड अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। भर्ती बोर्ड ने जो 2021 में स्टैंड लिया था विज्ञापन निकालने से पहले, उसने बोला था कि बीटेक एलिजिबल है, हमसे पेपर कराया गया, हमारी आंसर की आई, हम 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं, और आज आप एक नोटिस निकाल कह रहे हैं हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। हम उसमें हमसे गलती हो गई थी। ये संस्था है जो पूरे प्रदेश को लीड कर रही है, कह रही है हमसे गलती हो गई थी। अब आप चाहते क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जिसका नंबर अच्छा है, जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो योग्य है, उनको लिया जाए। देखिए, चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया गया है और लगातार ये खास संदेश लिखे हुए पोस्टर्स भी लेकर यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।